ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब की बार किसकी सरकार, एग्जिट पोल पर महा कवरेज A1 टीवी की लगातार जारी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी और साथ में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं हमारे साथ पहले से मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता नमित जैन जी। राजेश जी, कांग्रेस ने बाइकआउट कर लिया था एग्जिट पोल पर, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि कांग्रेस भी जाएगी। तो पहले बाइकआउट करते हैं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अब हमारे प्रवक्ता जाएंगे, डिबेट में शामिल होंगे। तो क्या ये डिबेट का अनुमान उनको लग चुका था, इसको लेकर के ये रणनीति थी कि डिबेट से दूरी बनानी है? आशीष जी नमस्कार। देखिए, ये पार्टी का फैसला था जी। उसके बाद में फिर मीटिंग हुई, फिर बाद में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सारे प्रवक्ताओं को वापस एक्टिव किया जी, और वो डिबेट में जा सकते हैं। दूसरा, उनका मानना ये था कि एग्जिट पोल पे क्या डिबेट करनी, क्या मैसेज देना। मैसेज देने वाली कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, परंतु फिर सहमति बनी कि ठीक है, अगर चैनल्स चाहते हैं और जनता भी एक तरफ नज़र गड़ाई हुई है तो अपनी बात कहने का अच्छा मौका है और अपनी बात रखनी चाहिए। इसलिए वापस हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया कि हम डिबेट में वापस, बिल्कुल डिबेट में वापस आने का फैसला लिया। स्वागत है आपका A1 टीवी के स्टूडियो में, फिर से मैं आपका स्वागत कर देता हूं। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो चिंता आपकी बढ़ा रहे हैं या फिर आपका जो मिशन था 400 पार उससे रोकना था? 350 के आसपास एवरेज जा रहा है एनडीए का, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल आपको सरकार में नहीं बता रहा है। इंडी गठबंधन को सत्ता से कोसों दूर बता रहा है। 150 के आसपास का मीटर चल रहा है। अभी मैक्सिमम जो सर्वे में देख पा रहा हूं 150 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आपका फिगर निकल करके आ रहा है 151, 125, 126, 154, 125, 161। ओवरऑल एवरेज की बात करूं 140 आपका बैठ रहा है। अगर मैकेनिज्म की भी प्रॉब्लम माने या कोई एरर भी माने, कुछ जोड़ भाग भी कर ले, तो यहां पर कितना आगे बढ़ सकते हैं? एग्जिट पोल को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देंगे? यहां पर तो फिर से मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है और पूरा विपक्षी गठबंधन मोदी सरकार को बेदखल करने की प्लानिंग कर रहा था। देखिए आशीष जी, एग्जिट पोल अलग तरह की चीज है और जो जनता ने वोट दिया वो अलग तरह की चीज है। आज का मतदाता इतना होशियार है कि पहले लोग वोट डालने के बाद बता देते हैं हम किसको वोट देकर आए, परंतु आज का जो मतदाता है वो वोट डालने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी कुछ खुलता है कि हमने किसको वोट दिया है। तो आज जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां भारत देश में बनी हुई हैं, चाहे महंगाई ले लो, चाहे बेरोजगारी ले लीजिए, चाहे किसानों का मुद्दा ले लीजिए, चाहे महिलाओं का मुद्दा ले लीजिए, आज किसी भी तरह से बीजेपी सरकार कहीं खड़ी नहीं उतरी है। इसलिए इस बार लोगों ने गुप्त तरीके से मतदान किया है। मतदान तो गुप्त होता है, मतदान तो गुप्त होता है, ईवीएम में जाता है, वो तो 4 जून को ही सामने आएगा। लेकिन बिल्कुल आप भी गलत बता रहे हैं। मेरे साथ में जो बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं नमित जैन जी, वो भी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं ये तो एग्जिट पोल है, 350 पे रोक रहे हैं, हम तो 400 पार जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, नमित जैन जी भी कह रहे हैं, हो सकता है सही हो, क्या सही है क्या गलत है वो 4 तारीख को मालूम चलेगा। परंतु आप देखना, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। मुझे आज भी याद है, आशीष जी मुझे आज भी याद है 2004 कितने एग्जिट पोल देख लीजिए आप, 2009 में भी आप एग्जिट पोल देख लीजिए, क्या हुआ? कोई एग्जिट पोल सारे धराशायी हो गए। जो अकेले जो समय साहब साइनिंग इंडिया चलता था बीजेपी का, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े धुरंधर नेता हुआ करते थे। और हमारे पास में कौन था बताइए आप? सिंगल अकेले सोनिया गांधी जी थी उस समय भी उन्होंने किन स्थिति और परिस्थितियों में आप देखिए 10 साल सरकार चलाई मनमोहन सिंह जी ने, आप देखिए। तो ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल कोई कुछ ही लोगों से, चुनिंदा लोगों से। नमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नमित जी ये कह रहे सोनिया गांधी जी थी, पूरा गांधी परिवार था आपके पास तो, जिसने 70 साल राज किया। और आप कह रहे कौन सी स्थिति परिस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने चलाया, तो कौन सी स्थिति परिस्थिति थी? क्या ऐसी मजबूरी थी जो देश को गर्त में डुबो दिया आपने 10 साल में? ऐसा कोई बड़ा घोटाला पूरे कालिक पोती देश पर, सारे बड़े घोटाले उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में हुए और देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो वाकई में जो उनके नाम के मुताबिक रहा, मनमोहन, जो बोल ही नहीं पाता था। और ये विडंबना थी और यही दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की इसी वजह से हुई 2014 में, 2019 में और 2024 में। एक शहजादे को लगातार बार बार रिलॉन्च किया जा रहा, उनको बार बार लोगों ने यह तक कहा, एग्जिट पोल देखिए अलग बात है, बाकी जब भी बात आई लोगों ने एक ही बात कही कि अरे किसको वोट देंगे, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये 2014 में कहा, फिर 2019 में कहा, 2024 में एक ही बात करें लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी होंगे। जिस तरह से जो देश ने देखा है, चाहे चंद्रयान मिशन हो, चाहे वो G20 हो, कोई सी भी ऐसी बात हो जिसमें देश का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। आप देखिए कि अर्थव्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं,
लगातार जीडीपी ग्रोथ करती जा रही है। और जिसकी बात हम कर रहे थे, सोने की चिड़िया, कल ही देखिए 100 टन सोना आया है। देश अपने आप में, रोजगार देख लीजिए आप, किसी भी तरह से देख लीजिए, वो तो कल आया, सोना तो कल आया, वोट तो कब से डल रहे हैं। जी बिल्कुल, वोट उसके पहले वोट डल चुके हैं और उसी में 400 पार जा रहे हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता, इनसे कुछ भी आप जो पूछना चाहें एक बार सवाल कर सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नहीं, मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने पैनलिस्ट को भेजने का, नहीं भेजने का निर्णय पहले लिया और बाद में फैसला बदल दिया, क्या इसी तरह की गलतफहमी, कंफ्यूजन पूरे इलेक्शन में आपको देखने को नहीं मिला कि किस मुद्दे को उठाना है, किस मुद्दे को नहीं उठाना है, किसे हमें नेता बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको कितनी सीटें देनी है, किसको नहीं देनी है? तो क्या आपको नहीं लगता है कि सबका खामियाजा आप इस चुनाव में भुगत रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने सारी मीटिंग करके, सारे विचार विमर्श करके, जिसकी जितने हिस्से में सीट आई उनको उतनी सीट दी गई है। सारा सोच विचार के किया गया। हो सकता है और किसी की समझ में वो चीज ना आए, परंतु पार्टी के आंतरिक जो सर्वे हुआ और सर्वे के अनुसार जो जिसको सीटें मिली थी वो सीटें पार्टी ने दी, वो ठीक है, मान लिया। लेकिन क्या चूक होती है आपके फतवे जारी करने में, फरमान जारी करने में? पहले आप मना करते हो, फिर मीटिंग करके फिर हाँ कर देते हो। राम मंदिर की जब बात आई, वहां पर जाने की बात हुई तो नकार दिया गया, पार्टी के लिए की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया कि कोई भी वहां नहीं जाएगा, और बीजेपी ने उसी को मुद्दा बना लिया। और क्या यही एक उल्टा वार बीजेपी की तरफ से आपके ऊपर कर दिया गया? राम मंदिर का आपने बहिष्कार किया और यहां पर कहीं न कहीं रणनीतिक चूक हो गई, जिसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। आपके भी कई नेताओं को सुना गया जिन्होंने कहा कि पार्टी ने गलत फैसला किया, जिसको जाना था जाने देते। पार्टी की तरफ से एक बयान देकर के क्यों रोका गया? देखिए, पहली बात तो यह कि राम मंदिर कोई बीजेपी ने नहीं बनाया, बीजेपी को निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था। ये जिस तरीके से मठाधीश बनना चाहते हैं, ये किस चीज के मठाधीश है? राम मंदिर में इनका क्या सहयोग है? कोर्ट का फैसला था, जनता का पैसा था, तब वो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। आज राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ था, कितने संत आए थे? आज देखिए सारे संत गायब। चारों शंकराचार्य भारत देश में महान है और चारों शंकराचार्य से एक भी शंकराचार्य नहीं जाता है। आप देखिए, संतों को जाना जरूरी था कि पार्टी पॉलिटिक्स का जाना जरूरी था। जिसकी जितनी श्रद्धा होती वो वहां जाता, जिसकी नहीं थी वो नहीं जाता, वो एक हिडन रहता, उनको बुलाया ही नहीं। पॉलिटिकल बयान देकर के क्या ये एक आत्मघाती हमला कर लिया? नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा कांग्रेस का। क्यों बोलने की जरूरत थी? आप नहीं बोलते इसके बारे में, मौन रह जाते, मौनम स्वीकृति दे देते कि भाई किसी को नहीं जाना, इंटरनल आपका मैसेज देते। आपको पब्लिकली आकर के ये कहने की जरूरत कहां पड़ गई? देखिए, पब्लिकली इन्होंने निमंत्रण दिया, इनको निमंत्रण देने की क्या जरूरत पड़ गई? भगवान राम के मंदिर में कभी भी जब जिसका मन करेगा, जब वो भगवान राम के दर्शन करने जाएगा, और अब तक करते आए हैं। राजीव गांधी जी ने वो दर्शन खुलवाए थे राम मंदिर के, और अब वापस मोदी जी इस तरह की बात करें, वापस भगवान राम गांधी जी ने खुलवा दिया तो यही तो ट्रैप में बीजेपी आपको लेना चाह रही थी और उन्होंने ले लिया। वो यही तो चाह रहे थे कि सार्वजनिक तौर पर आपको निमंत्रण देंगे और उसका आप विरोध करेंगे, जनता के सामने लेकर के जाएंगे। ये तो राम के विरोधी है और कई जनसभाओं में ऐसे बयान देखने को मिले। नमित जी क्या कहने हैं? जी देखिए, मेरे मित्र जो बोल रहे हैं, वो राम मंदिर ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया था ना, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, वो राम मंदिर ट्रस्ट का था। और आपको एक कहने की कहा जरूरत थी, और ये तो आपका जो डीएनए में है ना, वो कहा आपने, ये आपकी गलती नहीं है। राम जी पे तो पहले आपने सवाल उठाए, कब नहीं उठाया आपने? कोर्ट में हलफनामा दिया था आपने, राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाया था। इसके अलावा राम सेतु पर हमेशा आप गलत बोलते रहे, आपका था ही नहीं राम के प्रति कभी, हमेशा आपने गलत स्टेटमेंट दिए, कभी भी श्रद्धा नहीं रही। तो आपके डीएनए में था, ये आपकी गलती नहीं है, आप कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है। ये गांधी परिवार की और कांग्रेस की लाइन है कि हमें सनातन विरोध में रहना है, सनातन धर्म के खिलाफ हमेशा बोलना है। इसमें कोई गलत नहीं किया आपने, आपका जो था आपने बोला है। ये तो देख रहा है पूरा देश कि आपने किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया है, हिंदुओं को हर तरह से प्रताड़ित किया है। ठीक है, लेकिन नमित जी यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो चुनाव के अंदर, ठीक है आपने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा किया, आस्था का मंदिर था वो, लेकिन यह सवाल ये उठता है कि आपने जो पूरा चुनाव लड़ा, उस चुनाव में 10 साल आपको शासन में हो गए, तो आपको नहीं लगता है कि जो जनता के मूलभूत मुद्दे थे आपको उसका अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए थी? आपको बताना चाहिए था कि रोजगार की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, देश में हम लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति क्या है। उसकी जगह पर सारे मुद्दे जो आपने राम मंदिर, सनातन धर्म, मटन मछली, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, ये सारे किए, आपको लगता है कि ठीक है विजय आपको मिल सकती है, ये माना कि आप इस मुद्दों के अंदर देश को भरमा सकते हैं, लेकिन क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि हम जनता के असली मुद्दों पर बात करने के बजाय हम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनका जनता के दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है? जी योगेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की बात करी है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देशवासियों की बात करी है। पिछले 10 वर्ष में जो कार्य हुए हैं वो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए, हमने वो बात करी है। सनातन की बात हमने नहीं की, सनातन विरोध की बात की कांग्रेस ने, हमने उसका जवाब दिया। जब जब भी कोई गलत बात करी वो कांग्रेस ने उठाया, हमने उसका जवाब दिया। हमने बात करी विकास की,
कांग्रेस की आप बात देखिए, राहुल गांधी जी बोलते हैं शहजादे, जब नेहरू जी थे वो भी ये बोला करते थे कि हम इस देश से गरीबी हटाएंगे। फिर प्रियंका इसके बाद इंदिरा जी ने बोला, राजीव जी ने बोला, फिर मनमोहन सिंह बोले, और अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो खटाखट हम गरीबी हटा देंगे। ऐसा नहीं है। पर नमित जी यहां पर सवाल ये उठता है कि आप हर बार इस चुनाव में के अंदर भी आपने नेहरू का प्रश्न उठाया, आपने राहुल गांधी का प्रश्न उठाया, आपने गांधी परिवार का प्रश्न उठाया। देखिए, कांग्रेस ने जो कुछ कर्म किए, अच्छे नहीं किए होंगे, उनको सजा मिल चुकी है। वो 10 साल सत्ता से बाहर हैं। अब 10 साल सत्ता में बाहर होने के बाद भी हर चुनाव के अंदर, हर रैली के अंदर, हर भाषण के अंदर आप फिर नेहरू को दोषी ठहरा देते हैं, आप राहुल गांधी को दोषी ठहरा। 10 साल से राहुल गांधी सत्ता में नहीं है। आपको बात यह करने, आप कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, तो बहुत कुछ किया तो क्या वजह है कि उसकी जो चर्चा है, अगर 10 भाषण होते हैं, 10 भाषण में अगर 100 मिनट होते हैं तो उसकी चर्चा 10 मिनट होती है, 90 मिनट नेहरू की चर्चा होती है, 90 मिनट कांग्रेस की चर्चा होती है। आपको लगता नहीं कि कहीं कहीं फेलोटी है? जनता देखिए जो जनादेश देगी, आप भी स्वीकार करेंगे, हम भी स्वीकार करेंगे, लेकिन क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि हम जनता के असल मुद्दों पर परे हटके हम जनता को उन मुद्दों में उलझाएं जिससे जनता का दैनिक जीवन में कोई सरोकार नहीं है? जी योगेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने कभी भी बात नहीं कही, हमने ये कहा कि जो कैंसर जो रूपी है, जो कांग्रेस है वो कैंसर है। इन लोगों ने जो किया, देश को दिया, उसकी बात हम करते हैं। हमने जो विकास कार्य किए तो हमने गिनाने की जरूरत कहां है? पूरा देश देख रहा है कि 25 करोड़ शौचालय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनवाए, उज्ज्वला योजना जो आई, किसान सम्मान निधि जो किसानों के खाते में सीधा पैसा गया। हम बात कर रहे हैं, राजीव गांधी जी बोलते थे, ये हमने नहीं बोला कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 10 पैसे पहुंचता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल शासन किया है, 1 रुपया बेचते हैं, पूरा 1 रुपया किसान के खाते में जाता है। ये हमने किया है। आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम लिखे गए वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। जो भी कार्य हमने किए युवाओं के लिए, देखिए कि स्टार्टअप दिया उनको, और जो आज जिन लोगों को लोन नहीं मिलता था 1 रुपए का, वो लोन मिलने लग गया। पूरे के पूरे 140 करोड़ देशवासियों के अकाउंट खोल दिए गए। उनको ये नहीं आता था, बैंक की शक्ल नहीं जानते थे कि बैंक क्या होता है, वो आज सब मेंटेन कर रहे हैं और सब पेटीएम पर, फोन पे पर पेमेंट कर रहे हैं। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जो देश में सड़कें बनी है, हाईवे देखिए आप, कितने सैकड़ों किलोमीटर हाईवे बना दिए। ये पहले हाईवे ऐसे नहीं बनाते थे, जानते थे कि एक बार अगर हम बना देंगे तो बार बार पैसा कहां से मिलेगा, पैसा खाने को कहां से मिलेगा। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2014 में, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस पर उन्होंने काम किया और पूरे मंत्रालय ने, पूरे मंत्रिमंडल ने उस पर काम किया। जी बिल्कुल। आप इन एग्जिट पोल को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि 400 पार का नारा तो हालांकि यहाँ पर सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी 295 प्लस, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ये बयान में कहा है कि 295 प्लस हम लोग स्कोर कर लेंगे। देखिए, बीजेपी का जो नारा था 400 पार, शुरुआत यहां से हो चुकी है, इनकी हवा निकल चुकी है 400 पार नारे की। पहली शुरुआत यहीं से हो चुकी है। दूसरा, हमारे खड़गे जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है 295, तो उनका जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठेगा। आप देखना, उन्होंने जनता की नब्ज टटोली है। वो एक जन जन से जुड़े हुए नेता हैं। आज कहां से आते हैं वो, किस तरह से उन्होंने मेहनत की और कहां से कहां पहुंचे हैं वो। आज जिस तरह से संविधान बदलने की जो इन्होंने बात कही, वो जनता की समझ में आ चुकी बहुत अच्छी तरह से। इनके मंत्री जी किरोड़ीलाल मीणा तक ये कह चुके कि मेरे समाज के लोग तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे समाज के लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो जनता के दिल में, दिमाग में एक बात आ चुकी कि इनके पास में सिर्फ, कभी कहते हैं साहब आपकी भैंस चोरी हो जाएगी, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। तो जनता जानती है इस तरह की चीजें। 70 साल में जिन्होंने जो दिया है, खुद मंगलसूत्र की बात करने वाले लोग खुद के मंगलसूत्र की पता नहीं क्या, किसकी हिफाजत करी क्या नहीं की। तो जनता इस तरह ही समझ, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को भूख चाहिए। अब ये बात करते हैं साहब इतने टॉयलेट बना दिए, बाथरूम बना दिए, उससे क्या होगा? जनता का पेट भरेगा। ये सुबह सुबह माइक उठाते हैं, पहली बार कांग्रेस की बुराई शुरू कर देते हैं। ठीक है राजेश, ये सारे मुद्दे चुनावी प्रचार अभियान में रहे और चुनाव लड़ लिया गया है। अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब केवल बातचीत करनी है एग्जिट पोल पर, क्योंकि जो मुद्दे थे उनको लेकर जनता के बीच में आप भी गए हैं, बीजेपी भी गई है, जनता ने अपना जनाधार दे दिया है। ईवीएम में फैसला हो चुका है, खुलना बाकी है, 4 जून को फैसला होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं, एक टेस्टिमोनियल मान सकते हैं इसको शुरुआत मान सकते हैं। 161 मैक्सिमम न्यूज नेशन का जो सर्वे आया उसमें आपका फिगर जा रहा है
कोई भी सर्वे आपको 161 से ऊपर नहीं ले जा रहा है। आप बात करें 295 की, मैं कहता हूं अगर सर्वे में भी कुछ कम ज्यादा मान लिया जाए, 20% का अप एंड डाउन भी मान लिया जाए, तो 350 में अगर 20% माइनस कर लेते हैं, 350 में से 70 को अगर कम कर लेते हैं तो भी 280, 272 का जादुई आंकड़ा है। मोदी सरकार फिर से अब की बार आ रही है, हैट्रिक बना रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। अगर ये एग्जिट पोल होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतना बड़ा उलटफेर अगर दिख रहा है एग्जिट पोल में, ये सबसे बड़ी बात है। जो मुद्दे थे वो गए, अब आपका ये जो बयान है वो कहीं काम में नहीं आने वाला है। जनता का जनाधार ईवीएम में कैद हो चुका है। इसको लेकर के अगर ये एग्जिट पोल बनते हैं, अगर ये एग्जिट पोल बनते हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, बनने वाली तो कोई बात ही नहीं है, उस चीज को अपन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि 2004 में आपके एग्जिट पोल क्या थे और उस समय क्या हुआ। एग्जिट पोल की हकीकत जब आएगी तभी जनता के सामने, और जो जनता का जो फैसला होगा वो तो सिरोधार्य होगा ही होगा। जनता ने क्या 2004 में कौन सा मोबाइल अपन यूज करते थे, आज अपन कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कौन सी गति का इंटरनेट यूज करते हैं, जमाना बदल गया है। नहीं राजेश जी, सर्वे करने का तरीका बदल गया है। राजेश जी, एग्जिट पोल जो आए हैं वो आप कह रहे हैं कि वो एग्जैक्ट नहीं होने वाले हैं, तो राजस्थान को लेकर क्या कहेंगे? 5 से 7 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, तो क्या ये होने वाला है या नहीं? इससे भी ज्यादा सीटें आएंगी अच्छा राजस्थान में, आप देखना। नमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात पे? हालांकि आपका भी टारगेट 25 है राजस्थान का। जी बिल्कुल, हमारा 25 का टारगेट था, 25 लेकर आ रहे हैं। लगातार तीसरी बार हम राजस्थान में हैट्रिक बना रहे हैं, पूरे देश भर में हैट्रिक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाले हैं। लेकिन आपके हिसाब से तो एग्जिट पोल सही है ना? तो राजस्थान को लेके एग्जिट पोल 2 से 5 सीटें हर एग्जिट पोल बता रहा है। जी नहीं, हम नहीं मानते हैं। हम आज भी 25 की बात करते हैं। पूरी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी वापस से जीत रही है, हैट्रिक लगा रही है। और देश की भी जो हम बात कर रहे हैं वो हम 400 पार की जो हम बात कर रहे थे वहां तक हम पहुंच चुके हैं। जो 4 जून को जो नतीजा आएगा वाकई में स्वर्णिम दिन होगा वो देश के लिए। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और इस पर हमें भरोसा है। और हम भरोसे की बात करते हैं देशवासियों को, जो हमने 10 वर्षों में जो कार्य किया है। मेरे मित्र राजेश कटारा जी बोल रहे थे कि शौचालय बना दिए, क्या कर दिया? अरे भाई, 60 वर्षों तक जिस पार्टी ने लोगों को लोटा देकर खेतों में भेजा वो करे शौचालय बना दिया तो क्या करे? अरे भाई, 10 वर्षों में कोई स्विट्जरलैंड बना देंगे? लेकिन हमने कार्य किया। आप देखिए कि दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, दूसरे देशों के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। जयपुर की सड़कों पर घूमा, उन्होंने पूरे देश जयपुर को देखा, कितना सुंदर, कितना अच्छा। जिन्होंने स्वच्छता मिशन चलाया, जिन्होंने लोगों को समझाया कि चाय पीकर कप को डस्टबिन में डाला जाता है, कचरे को ऐसे बाहर नहीं फेंका जाता है, स्वच्छता की बात करी। रेल की तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भाजपा का जो नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि चाय पी के कप को डस्टबिन में फेंका जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो स्वच्छता की बात करी थी वो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, उसके बाद ही देश में नई जागरूकता आई थी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो काम किए, हम देखते थे अमूमन रेल की पटरियों की बात करते थे, जो वहां का दृश्य होता था उन सबको बंद किया। जो महिला सुरक्षा की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की वो पहली बार उन्होंने की, उसके लिए उन्होंने शौचालय बनाया। और शौचालय बनने की बात पर कांग्रेस को पीड़ा होती है कि शौचालय बना दिए तो क्या बना दिए? महिलाओं की आबरू से, महिलाओं की इज्जत से इनको कोई लेना देना नहीं है। जो आज महिलाओं ने कहा 3 तलाक की बात, जो मुस्लिम महिलाओं के साथ पीड़ा थी वो सबसे ज्यादा थी 3 तलाक की, उनके साथ वो उन्होंने न्याय किया। और इसके अलावा जो महिलाओं को सबसे बड़ा उपहार दिया वो उज्ज्वला योजना, जिस धुएं से उनकी आंखें जलती थी, बिल्कुल सिलेंडर दिया। अजय जी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर एग्जिट पोल सामने आया है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 10 से 11 और कांग्रेस को मात्र 1 सीट। हिंदी पट्टी का राज्य, बीजेपी सत्ता में आई, नया प्रयोग किया गया। मध्य प्रदेश की 29 सीटों का एग्जिट पोल सामने आया है, उनमें भी 28 के आसपास सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, मात्र 1 सीट का अनुमान कांग्रेस के आसपास का है। लेकिन राजस्थान में एग्जिट पोल 20 के आसपास रख रहा है, 4 से 5 सीटें विपक्ष को दे रहा है, यानी कि आप लोगों को दे रहा है। तो यहां पर क्या राजस्थान में जीत है आपकी? क्या इस एग्जिट पोल को मानेंगे? देखिए, इस एग्जिट पोल को कहीं नहीं माना जाएगा। राजस्थान में भी इससे ज्यादा सीट आएंगी, एमपी में भी इससे ज्यादा सीट आएंगी, छत्तीसगढ़ में भी आएंगी, हरियाणा में भी आएंगी, आप देखना, दिल्ली में भी आएंगी, उत्तराखंड में भी आएंगी। हिंदी पट्टी जो भी राज्य हैं उनमें सब में हमारी सीट कांग्रेस की इस बार बढ़कर आएंगे। जी बिल्कुल। नमित जी, क्या मानेंगे इसे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जब एग्जिट पोल है वहां पर आपको पूरा
क्लीन स्वीप एक तरीके से मिल रहा है, 10 से 11 सीटें बताई जा रही है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी 29 है और 28 के आसपास आपको बताया जा रहा है। तो क्लीन स्वीप है दोनों राज्यों में। वहां जो प्रयोग किए गए, नए मुख्यमंत्री, नए चेहरे, पुरानों को चेंज किया गया, लेकिन राजस्थान में क्या यह चेंज करना भारी पड़ गया? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने जो कार्य किया है, जिस तरह से 5 साल में गहलोत साहब ने राजस्थान को गड्ढे में धकेल दिया था, जिस तरह से प्रदेश के लोग जो पीड़ित थे उनको उभारा है 5-6 महीनों में। जो आप देखिए, फरवरी जनवरी के बाद 3 महीने तो आचार संहिता ही निकले, काम करने के 3 महीने मिले, उसमें भी उन्होंने इतना काम किया। जो यहाँ की जो पटरी से बेपटरी हो चुकी थी ट्रेन, उसको पटरी पर लाए वापस, और जो कार्य किए लोगों ने सराहा। और आज का एक जो सर्वे देख रहा था मैं, सबसे ज्यादा सभाएं पूरे देश भर में भजनलाल शर्मा जी ने की है। उनकी डिमांड दूसरे राज्यों में भी इतनी ज्यादा थी, राजस्थान में तो पॉपुलर हुई है, दूसरे राज्यों में भी इतनी ज्यादा डिमांड थी कि उन्होंने वहां जाकर बहुत सारी सभाएं की। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 4 जून को 25 की 25 सीटें आ रही है राजस्थान में। हम हैट्रिक लगा रहे हैं लगातार, और कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक भी। और हम तो ये बात कर रहे हैं कि जहां हम 3 लाख वोटों से जीते थे पिछली बार, वहां अंतर बढ़कर इस बार 5 लाख तक पहुंच जाएगा। ये हमें पूरी आशा के साथ आशा है कि हम वो कर पा रहे हैं। कांग्रेस कहीं भी नीति चुनाव में आप देखिए कि इनके तो नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। इनके 3 प्रत्याशियों ने टिकट लौटा दिए थे। जयपुर की स्थिति देखिए, जिनको टिकट दिया वो ये कहने लगे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो इनके लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। राजसमंद में इन्होंने टिकट वापस लौटा दिया, और कार्यकर्ताओं की जो फौज, जो हम मतदान दिवस के दिन हम बैठते हैं टेबल पर, टिकट लौटा दिया। ये सारी चर्चाएं चुनावी प्रचार के दौरान हुई है, लेकिन वास्तविकता पे आना पड़ेगा। एग्जिट पोल की अगर बात करें, अगर आप इस बात को लेकर के खुशी मना सकते हैं कि 350 पार एनडीए जा रही है और बीजेपी को बढ़त है, एग्जिट पोल पर हम भरोसा करते हैं, तो इस एग्जिट पोल को भी मानना पड़ेगा कि राजस्थान में कोई तो चूक ऐसी हुई है जिससे कि आप 20 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। 20 के आसपास 5 सीटों का बड़ा डैमेज, जिसकी कल्पना नहीं थी बीजेपी आलाकमान को। और ये जो डैमेज है, कहीं न कहीं नए प्रयोग को लेकर के डैमेज है, या फिर जनता के बीच वो जो छवि बनानी थी वो छवि नहीं बना पाए हैं? जी नहीं आशीष जी, बिल्कुल किया है हमने कार्य, और उस कार्य की बदौलत, और जो हम चुनाव में गए हैं, मैं कुछ चुनाव में रहा हूं पूरे। क्या एग्जिट पोल को गलत ठहरा रहे हैं आप? नहीं, एग्जिट पोल को हम मान रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि एग्जिट पोल गलत है एग्जिट पोल को। लेकिन एग्जिट पोल 2019 के 2014 में भी उन्होंने 20 सीटें ही दी थी, 18 से 20 सीटें दी थी, तब भी हम 25 पर आए थे, और आज भी 18-20 दे रहे, तो भी हम ये वो बात आपकी मैं मान लेता हूं, एक्सेप्ट कर लेता हूं। लेकिन राजस्थान को लेकर के मेरे पास में कम से कम 8 से 9 सर्वे सामने है, एक भी सर्वे आपको 25 की 25 सीटें देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि राजस्थान में हैट्रिक आपकी नहीं बनने जा रही। 25 टारगेट तो अचीव नहीं हो रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये एग्जिट पोल होता है और आपकी अगर 20 सीटें होती है, तो फिर तो मानेंगे। 4 जून को अगर ये नतीजा सामने निकल करके आता है, फिर तो आप कहेंगे कि कहीं न कहीं चूक हुई है। नहीं, कोई चूक नहीं, इसमें कौन सी चूक है? जो हमने मेहनत करी है, जो हमने कार्य किया पूरे 10 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल निकला 2019 से 2024 का, हमने उसकी बात करी है। हम जनता के बीच गए, हमने जनता के बीच बात रखी है। जनता जनार्दन है, जो भी वो देंगे हम स्वीकार करेंगे, हमने कभी ये कहा ही नहीं। लेकिन दावे सबके अपने अपने होते हैं, टारगेट सबके अपने अपने होते हैं। हमने टारगेट रखा कि पूरी 25 की 25 सीटें लेकर आएंगे, और हम अभी भी उस पर कायम है। बाकी अगर जनता जनार्दन जितनी भी सीटें देगी हमें स्वीकार्य है। हम कभी नहीं कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये तो आज की मीटिंग से आपको पता चला होगा कि आज जो इंडी गठबंधन की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद एक भी स्वर नहीं आया। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप तो आप वैसे भी नहीं लगा सकते हैं। आप कैसे लगाएंगे ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप? ये तो कांग्रेस पार्टी लगा सकती है। जी, 2014 में कांग्रेस पार्टी ने लगाया था जी। तो 2014 से पहले तो उन्हीं की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी नहीं, तब भी उन्होंने लगाया। हम नहीं लगाते, हम बात करते हैं जो हो रहा है देश में वो अच्छा हो रहा है, और जो हम 25 सीटों की बात कर रहे हैं वो 25 सीटें आकर रहेंगी। राजेश जी, आपका ये जो एग्जिट पोल को लेकर जो आप देख रहे हैं, नतीजे जो सामने आ रहे हैं अभी, अगर 4 जून को जो नतीजे हम देखेंगे उसमें अगर इस तरीके के ही नतीजे देखने को मिले, तो क्या आपको कमियां लग रही हैं? क्योंकि एक चीज हम सबने देखी है, जनता के उससे भी अगर मैं आपसे बात करूं तो भी ये ओपन में दिखा है कि जो इंडिया अलायंस है वो खुलकर फूट सामने दिखाई दी है। कई बार बड़े नेता उसमें नहीं होते हैं, मीटिंग्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होते हैं, तो
क्या इसके अलावा आप देखिए राहुल गांधी के सामने सीपीआई का कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरा हुआ है, और जबकि राजस्थान में बात करें तो अलायंस में कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ रहा है। आप कोलकाता की बात करें, ममता बनर्जी वहां पे नाराज है। पंजाब की बात करें, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो वहां पर गले मिल रहे हैं। ये कैसा अलायंस है जो अलाइन ही नहीं हो पाया अभी तक? राजेश जी देखिए, हर राज्य में अलग अलग तरह की स्थितियां और परिस्थितियां हैं। वहां अलग तरह का गठबंधन है, यहाँ अलग तरह का चुनाव देश का था। राजेश जी, मोदी के खिलाफ पूरा गठबंधन एक हुआ था, सारे नेता एक हुए थे कि मोदी को रोको। पहला काम है मोदी को रोकना, फिर उसके बाद तय करेंगे कि कौन नेता होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो यहाँ मोदी को रोकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। देखिए बिल्कुल रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये पार्टी की कोई रणनीति हो, इस पर खुलासा बाद में किया जाएगा। 4 जून के बाद में करना पड़ेगा। 4 जून के बाद ही किया जाएगा ये पार्टी का खुलासा। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जो इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है, एक सारे विपक्षी दलों को एक करके जो एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं, क्या वो सफलतापूर्वक दिखेगा 4 जून के बाद में कि कितना सफल हुआ है ये संघर्ष जो किया है सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लेकर आने का? देखिए भविष्य की बात है, भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद बीजेपी में भी ऐसा हुआ है, कई गठबंधन थे, कई टूट के चले गए। नीतीश कुमार जी को ले लीजिए आप, कई जगह ऐसा हुआ। शिवसेना को ले लीजिए महाराष्ट्र में आप, जिस तरह का आपने देखा 5 साल में किस तरह का जंगल राज हुआ। आप देखिए कितने राज्यों की सरकार गिरा दी गई। वहां जनता ने वोट कांग्रेस को दिया, परंतु इन्होंने पैसे के धनबल बाहुबल के भरोसे और सरकार गिरा दी गई। ये सब चीज जनता नोटिस कर रही है। आप देखना ये सारी चीज सामने आएंगी आपके। आज हो सकता है एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, परंतु बाद में आप देखना इन सारे आरोपों की जनता जो भी इन्होंने किया है उसकी ये सब जनता बदला लेगी, गिनकर बदला लेगी। क्या आप इस चीज को नहीं मानते हैं कि हर बार पर्सनल क्रिटिसिज्म जो किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? जनता के अंदर जो दिल से जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो खुद भी पर्सनली ले जाती है इन सब जो आप लोग उन पे कटाक्ष करते हैं। अभी कल की ही बात ले लीजिए, जो ध्यान की बात है उस पर पूरा विपक्ष ने उनको घेरा, लेकिन हुआ ये कि उल्टे तरीके से ये विपक्ष पर ही आके पड़ा है ये मुद्दा। देखिए जनता सारी चीज समझती है, मुद्दा उठाना पड़ेगा। विपक्ष का काम ही है। समझती है तो आप क्यों कटाक्ष करते हैं? देखिए कटाक्ष की बात होगी, कटाक्ष करेगी। विपक्ष का काम है कटाक्ष करना, मुद्दों को पकड़ना। आज कहां देखा आपने, बताइए कितने संत महंत इतनी तपस्या करते हैं, जिस तपस्या के बल पे आज ये पृथ्वी आसमान टिका हुआ है, वो तपस्या करते हैं। कहां कितने कितने लोग कैमरा लेकर के जाते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जी 9 कैमरा लेकर के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। बीजेपी के नेता को किसी को परमिशन नहीं है, परंतु कैमरे वाले आप कैमरा लेकर के जा सकते हो आप। तो इस तरह की बात पे तो बात बोली जाएगी, कैसे नहीं बोली जाएगी आप बताइए। लेकिन विपक्ष का काम है मुद्दा उठाने का, और सच्चाई बोलिए। आप बताइए क्या सच्चाई नहीं है ये? नहीं बिल्कुल सच है, लेकिन ये जनता खुद भी तो एग्जामिन कर सकती है। देखिए एग्जामिन क्या है, एग्जामिन कुछ नहीं है। बात तो उठानी पड़ेगी, सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। आज बहुत एजेंसियां बिक चुकी हैं। आज आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, आज बीजेपी वाले बात करते, कहां है बीजेपी? ठीक है, कौन सी बीजेपी की गारंटी की बात करते हैं? अकेले प्रधानमंत्री जी की गारंटी की बात हो रही है। बिल्कुल यही बीजेपी की गारंटी। आज बीजेपी का पूरा कोई एक फ्लैग बता दीजिए पूरे भारत के अंदर कि सिंगल फ्लैग भी अगर बीजेपी का लगा हो तो। बीजेपी को खत्म कर दिया। आप देखिए किस दिशा में देश जा रहा है। बीजेपी का नाम वो तो जनता ने तय कर दिया किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में देश रहेगा, वो तो तय हो चुका है। नमित जी मैं चाहूंगी कि आप इनकी बात का जवाब दें और बताएं कि ये 3-3 कैमरामैन, 9 कैमरामैन प्रधानमंत्री मोदी के एक कदमों को इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या इतना सफिशिएंट नहीं है? क्या बता देना कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ध्यान करने गए हैं? जी कटारा जी की बात का जवाब देता हूं मैं। कटारा जी कह रहे हैं कि जनता सब जानती है। ये हमेशा से कहते हैं जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है, तो फिर वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते? 70 साल से हुआ ना वोट में कन्वर्ट, हुआ ना 70 साल से। तो आपने पहले कहा था 15 लाख रुपए, यही बात सुनना चाहता था। 15 लाख रुपए जनता के खाते में आएंगे। 15 आपने झूठ बोला। देखिए बीजेपी ने झूठ बोला, झूठ बोल करके सत्ता में 10 साल शासन किया। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, किसी खाते में नहीं आए। ये भोली भाली जनता को आपने फंसाया। आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। आपने गाय की बात करने वाले लोग ये बीजेपी के, गाय बीफ से भी चंदा खा जाते हैं ये लोग। ये चंदा चोर हैं। पूरी जनता ने ये चीज देखी है। आप देखिए क्या गाय माता है, कहां गई गाय माता? 200 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया इन्होंने।
ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा ले लिया। आप बताइए तो किस तरह की बात कर रहे हैं आप? बताइए ना, गाय की बात कैसे नहीं करेंगे? क्या नीति? आप गाय पर राजनीति करने वाले, गोबर पर राजनीति करने वाले आप लोग, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करने वाले आप लोग, आप विकास की राजनीति करो ना। कोई बात बीजेपी नहीं करती, जिन्होंने विकास पर बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी इंदिरा गांधी की, गाय की और इन सब की बातें करने से कोई सेंस नहीं बनता है। एग्जिट पोल पर अगर हम बात कर लें तो वही काफी होगा अभी की डिबेट के लिए। बात कर रहा हूं मैं, जो बात ये कर रहे हैं उनका ही जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने कहा दोनों कैमरे लेकर जाते हैं, जनता की बात करते हैं, जनता सब देख रही है, जनता देख रही है, जब तो हमें 10 वर्ष का शासन दिया और लगातार तीसरी बार हमारी सरकार आ रही है। जिस भी राज्यों में चुनाव हुए, अभी 5 राज्यों के चुनाव थे, तीसरी बार आपकी सरकार आ रही है, ये आपका कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है जी? कॉन्फिडेंस है और हमने कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास कार्य किए 10 वर्षों में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बिहा पे हम बात कर रहे हैं कि हम तीसरी बार लगातार आ रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए, साझा करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमित जैन जी बीजेपी प्रवक्ता, तो वहीं राजेश कटारा जी कांग्रेस प्रवक्ता। एग्जिट पोल पर A1 टीवी की विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।